गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ आयुषिर और आज है 2 जून और 2 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो क्वेश्चंस की ओर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस जो है वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे बनाया जाता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो 1 जून को मनाया जाता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र का जो खाद्य और कृषि संगठन है, वैश्विक खाद्य के रूप में दूध को महत्व, पहचान और डेयरी क्षेत्र में सम्मान में हर साल जो है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही खाद्य और कृषि संगठन के वैश्विक खाद्य के रूप में दूध को महत्व देने के लिए और डेयरी क्षेत्रों में सम्मान के लिए जो है इनके द्वारा 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। और जो इसका विषय रखा गया था, मतलब 2021 में जो इसका विषय था वो था पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी के क्षेत्र में स्थिरता लाना। तो अब इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य और कृषि संगठन क्या है? तो खाद्य और कृषि संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में इटली में स्थित है। इसमें जो फाउंडेड हुआ था, मतलब जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 16 अक्टूबर 1945 में। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वैश्विक मातृ पितृ दिवस मतलब ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जून को मनाया जाता है। ये जो डेज़ वगैरह होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर मंथ में जो भी डेज़ बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो है विश्व मातृ पितृ दिवस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स क्यों मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो उसका जो रीज़न था वो है, जो वैश्विक मातृ पितृ दिवस है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट जो 1 जून को मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में सभी जो माता पिता हैं उनको सम्मानित करने के लिए जो था 2012 की महासभा एक हुई थी, उनके द्वारा इस दिन को नामांकित किया गया था। मतलब 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो जितने भी माता पिता है दुनिया भर में जितने भी माता पिता हैं इन्हें कहीं ना कहीं सम्मान प्रदान करना। तो उनके सम्मान में जो है ये दिन मनाया जाता है। तो पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ एक्सेस 2003 और 2020। लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ एक्सेस 2003 एंड 2020 की जो पुस्तक है, जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सलमा रुशिद के द्वारा ये बुक लिखी गई है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 एंड 2020 की जो बुक है वो सलमा रुशिद के द्वारा लिखी गई है। और उन्होंने जो अपनी इस बुक में जो है, रुशिद ने एक रक्षात्मक कास्टिंग चाल करने का प्रयास करते हैं। मतलब हो सकता है कि उनके साथ कोई ना कोई गलत दुर्व्यवहार हुआ था, तो इस बुक में उन्होंने उसके बारे में लिखा है, वो एक सच्चाई है। इसलिए इस बुक का जो नाम है वो है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एज ऑफ 2003 2020। मतलब इस बीच उनकी कोई दूसरी कुछ चीज़ प्रकाशित हुई होगी। तो उनका कहना है कि उनका सुझाव है कि उनके काम को जो है गलत समझा गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है इस बुक में पूरी तरीके से लिखा है कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो इसका जो उन्होंने टाइटल दिया है एज ए 2003 2020। मतलब इस बीच कुछ ना कुछ हुआ था, तो इस बुक में उस सब के बारे में लिखा है। ये उनके बुक का फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं। सलमा रुशिद उनका नाम लिखा है जिन्होंने बुक लिखी है, और नीचे उनका वो बुक का नाम लिखा है लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ 2003 एंड 2020। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसने लिखी है? तो स्टार द प्लेयर्स इन माई लाइफ जो लिखी थी वो रवि शास्त्री ने लिखी थी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, रवि शास्त्री। रवि शास्त्री का नाम सुनते ही हमें क्रिकेट माइंड में आ जाता है। तो जो लेखक होते हैं, मतलब जितनी भी पुस्तकें वगैरह लिखी जाती है, जो डेज होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो पहली बार जो चीज़ करते हैं ना वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम जो है 2 पुस्तकों के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी हमने एक बुक के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें आप जो है ना याद रखना, कहीं ना कहीं ये आती ही है। तो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ जो बुक लिखी थी वो रवि शास्त्री ने लिखी थी। रवि शास्त्री जो है क्रिकेट ऑलराउंडर है, मतलब कमेंटेटर भी है, कोच भी है। रवि शास्त्री अपना जो पहला प्रकाशन शुरू कर रहे हैं, इसके साथ ही अब वो लिखना भी शुरू कर रहे हैं। उनका ये पहला प्रकाशन है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स
इन माई लाइफ, उन्होंने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स ऑफ इन माई लाइफ, इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी है। अब ये क्रिकेट के जो ऑलराउंडर थे, मतलब कमेंटेटर भी थे, कोच भी थे रवि शास्त्री, तो अब ये अब जो है राइटर भी बन रहे हैं। और पुस्तक का प्रकाशन जो इन्होंने किया है वो है हाइपर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इनकी पुस्तक का जो प्रकाशन है वो कहाँ से किया जा रहा है? हाइपर कॉलिंग्स इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसके सह लेखक जो है आयज मेमन है, और यह जो है 25 जून 2021 को रिलीज़ होने वाली है। शास्त्री ने इस पुस्तक में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। तो मतलब जो रवि शास्त्री है, जो कि क्रिकेट के ऑलराउंडर हैं, वो अब राइटर भी बन रहे हैं। और इनका जो फर्स्ट पुस्तक जो आएगी, पहली बुक जो है इनकी, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ है, और इसके जो सह लेखक है वो है अयाज मैन। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन होगा वो होगा हाइपर कॉलिंग्स इंडिया के द्वारा। और इस बुक में उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि जो उन्हें कम से कम जो 60 असाधारण लोग मिले थे, जो 60 असाधारण लोग उन्हें मिले थे, उनकी प्रतिभाओं के बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा है, जिन्होंने उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट किया था, प्रेरित किया था। और ये बुक जो है 25 जून को 2021 में रिलीज़ होगी, मतलब इसी मंथ जो है ये बुक रिलीज़ होने वाली है, 25 जून को रिलीज़ होने वाली है। आज का हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो है सावरकर इन कॉन्टेस्ट लिगेंसी 1924 और 1966 नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो इनके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विक्रम संपत इनके लेखक है। मतलब सावरकर एंड कॉन्स्टेंट लिंकेंस 1924-1966। सावरकर का नाम तो वीर सावरकर की बात हो रही है इस पुस्तक में। फिर से हम एक और बुक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वीर सावरकर की जो बुक है 1924-1966 में, जिसके लिए लेखक है विक्रम संपत थे, और इन्होंने इस बुक में क्या लिखा है वो हम डिटेल में देखेंगे। तो सावरकर ए कॉन्स्टेंस लिगेंसी 1924-1966 नामक जो पुस्तक थी वो विक्रम संपत ने लिखी है। और इस पुस्तक का जो पहला खंड है सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉरगटन पास्ट, मतलब ये जो बुक आने वाली है सावरकर कॉन्स्टेंट लिगेंसी 1924 और 1966, इसका जो पहला खंड जो है वो आ चुका है। और ये इसका जो अभी खंड आएगा ये दूसरा खंड होगा। इसके पहले का जो खंड था वो था सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉरगटन पास्ट। तो ये 2019 में आ चुका था, 19 में जारी किया गया था, जिसमें जो है सावरकर के जीवन को 1983 में उनके जन्म से लेकर 1924 में जेल में उनकी सशर्त रिहाई तक कवर किया गया था। मतलब इस जो पहली प्रकाशन थी उसमें जो था 1924 में जारी किया गया था, और उस पहले प्रकाशन में उनके जब उनका जन्म हुआ था, मतलब 1983 से लेकर उनके जन्म से लेकर 1924 में जेल में उनकी सशस्त्र रिहाई, मतलब जेल में उन्होंने क्या क्या किया और जेल से उनकी रिहाई कब हुई, उस सब को ये पहली बुक का जो खंड था उनमें बता दिया गया था। और जो दूसरा खंड आने वाला है जो अभी लिखा गया है विक्रम संपत के द्वारा, उस दूसरे खंड में विनायक दामोदर सावरकर के 1924 से लेकर 1966 तक, जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई है, मतलब रिहाई से लेकर उनकी मृत्यु तक का सफ़र जो है इस सेकंड खंड में दिखाया जाएगा, दूसरे खंड में होगा, और जीवन के कार्यों पर जो है प्रकाश डालेगा। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रकाशन के तहत जो है इस बुक का लोकार्पण 26 जुलाई 1921 को किया जाएगा। मतलब इस बुक का जो लोकार्पण है, जो प्रकाशन किया जाएगा, वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा किया जाएगा। और 26 जुलाई मतलब नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है 26 जुलाई 2021 को जो है इस बुक का जो है लोकार्पण किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावरकर कॉन्स्टेंट लिगेंसी 1924-1966 क्या है, और इसका पहला पार्ट क्या बताया गया था और दूसरा पार्ट क्या बताया गया था, और इसके लेखक जो है वो कौन है? तो विक्रम संपत इसके लेखक है। और इस बुक को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो पहली भी 2019 में आई थी, जो उनके जन्म से रिहाई तक की थी, जेल से रिहाई तक की थी, मतलब 1883 से लेकर 1924। और जो सेकंड पुस्तक है 1924 से लेकर उनकी मृत्यु तक लिखी गई है, 1966 तक लिखी गई है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 6 है हमारा आज का, किस सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? किस सरकार ने जो है अंकुर योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो है मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अंकुर योजना शुरू की है, और इसकी पहल जो उन्होंने की है, भाग लेने वाले नागरिकों को
कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राण वायु पुरस्कार दिया जाएगा। और इस मतलब अगर इसमें जितने भी लोग भाग लेंगे तो उन्हें भाग लेने के लिए मतलब इन कार्यक्रमों में नागरिकों की जन भागीदारी के लिए मतलब जागरूक करने के लिए उन्होंने क्या रखा है कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें कहीं ना कहीं एक प्राइज़ दिया जाएगा जो होगा प्राण वायु पुरस्कार। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इसमें ये जो पिक्चर दिखा रही है, इस पिक्चर में दिखाया है इन्होंने एक पौधा लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से मानसून का दौरान जो है वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाएगा। जो मानसून अब स्टार्ट हो गया है इसमें कहीं ना कहीं आपको एक पौधा लगाना है और जो पौधा लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा अच्छे से, उसकी पहली पिक के साथ उसके बड़े होने की जो मतलब 30 दिन या 15 से 20 दिन की जो एक और सेकेंड वो होगी, पिक ली होगी या फ़ोटो ली होगी, तो वो सेंड करने पे और फिर उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा और जिनका सबसे अच्छा होगा, जिन्होंने सच में ये कार्य में भाग लिया होगा, उन्हें जो है प्राण वायु पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये ही सरकार का कहना है, मध्य प्रदेश सरकार का, कि मानसून के दौरान वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी, मतलब पहली तस्वीर अपलोड करनी होगी कि आपने पौधा लगा लिया है और फिर 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद आपको दूसरी जो तस्वीर है वो अपलोड करनी होगी कि हाँ आपने पौधा लगाया, आपने उसकी देखभाल की और अब आपका पौधा इतना बड़ा हो गया है। फिर जो है प्राणवायु पुरस्कार से आपको जो है सम्मानित किया जाएगा, मतलब प्रत्येक जिले से विजेताओं का चयन होगा और सत्यापन के बाद किया जाएगा। फिर नागरिक अंकुर कार्यक्रम की गतिविधियों के प्रबंधन के जांच द्वारा शुरू किए गए वायुदूत ऐप पर अपना पंजीकरण कराकर वृक्षारोपण अभियान में भाग ले सकते हैं। जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर वो मध्य प्रदेश से हैं तो वो वायुदूत ऐप पर जाए, अपना पंजीकरण कराए, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस कार्यक्रम में जो है भागीदार हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपको पेड़ लगाना है, वृक्षारोपण करना है। इसके लिए आपने अगर ईमानदारी से अपने 30 दिन तक उसकी देखभाल की है तो आपको प्राणवायु पुरस्कार से जो है सम्मानित भी किया जाएगा और ये प्रत्येक ज़िले के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ज़िले में से टॉपर्स निकाले जाएंगे, मतलब ज़िले में से जितने भी चयनित होंगे विजेताएं जो है वो निकाले जाएंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। नागरिक अंकुर कार्यक्रम है इसका नाम, प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने किया गया है। तो आप जाइए और इस ऐप में देखिए, ऐप का नाम है वायुदूत ऐप। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पॉल सुल्टर का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है पॉल सुल्टर जो थे डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे, मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डेनमार्क। जो है प्रधानमंत्री पॉल सुल्टर का निधन हो गया है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे डेनमार्क के। हाल ही में जो है डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल सुल्टर का निधन हो गया है। उनका जो जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1929 को टोडर डेनमार्क में हुआ था। सुल्टर जो थे 1982 से 1983 तक 1982 से लेकर 1993 तक जो थे देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है उन्होंने। और डेनमार्क के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इस जो कंट्री है ये यूरोप की है, कंट्री इन यूरोप, और यहाँ का जो कैपिटल है वो है कैम्पेनजन और यहाँ की करेंसी है डैनिश करोन और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो है 58.1 लाख रुपीज़, 1 लाख। आज का हमारे इस वीडियो का 8th क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस व्यक्ति को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण और के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए, उन्होंने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां थी तो इसे देखते हुए WHO महानिदेशक ने विशेष मान्यता पुरस्कार से इन्हें क्या है सम्मानित किया है। जो है तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को और महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2019 का राष्ट्रीय कानून था जिनमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और उन्होंने ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादनों पर जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था और इन्हीं को देखते हुए WHO ने जो है इन्हें WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है।
आज का हमारा 9th क्वेश्चन है कि हाल ही में डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड में खोला है। तो हाल ही में जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है TCS ने अपना जो है पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र नीदरलैंड में खोला है। कोई भी चीज़ जो पहली होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, वो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कोई भी पुस्तक जो राइटर पहली बार लिख रहा है या जो डे जो है पहली बार मनाया जा रहा है, कुछ भी हो जो पहली बार अगर कोई होती है वो एक तरीका का कीर्तिमान होता है, तो उसे जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसे याद रखना चाहिए। तो इन्होंने भी जो अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र जो है वो कौन से देश में खोला है, नीदरलैंड में खोला है। नीदरलैंड में खोला है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS सतत चुनौतियों को हल करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करने के लिए एम्स्टर्डम में अपने नवीनतम नवाचार केंद्र में विश्वविद्यालयों, व्यवसायों, स्टार्टअप और सरकार को एक साथ लाएगी। मतलब इनमें जो इन्होंने करा है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो TCS है सतत चुनौतियों को हल करने के लिए, जो चुनौतियाँ होगी उन्हें हल करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करने के लिए एम्स्टर्डम में अपने नवीनतम नवाचार केंद्र में विश्वविद्यालयों, व्यवसायों और स्टार्टअप और सरकार को एक साथ लाएगी। मतलब इन्होंने कुछ एक ऐसी योजना बनाई है, अपना पहला जो यूरोपीय नवाचार केंद्र में उन्होंने कुछ इस प्रकार से योजना बनाई है जिसमें ये विश्वविद्यालयों, व्यवसायों, स्टार्टअप और सरकार को एक साथ लाने का कार्य करेगी। तो हम TCS के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो TCS की जो CEO है वो है राजेश गोपीनाथन। TCS की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1968 और इस TCS का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी फनी नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में इंडिमस जयंती रखा गया है। एक झिंगुर की प्रजाति मिली है जिसका नाम इन्होंने इंडिमस जयंती रख दिया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ की जो कुर्रा गुफाएं हैं, उन कुर्रा गुफाओं में जो है एक प्रकार की झिंगुर की नई प्रजाति उन्हें मिली है जिसका नाम उन्होंने रख दिया इंडिमस जयंती। इंडिमस जयंती क्यों रखा है, तो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमस जयंती रखा गया है। इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ता में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया। अच्छा, जो उन्होंने प्रमुख देश के जो गुफा खोजकर्ता थे जिनका नाम था प्रोफेसर जयंत, उनके नाम पर जो है इंडिमस जयंती रखा गया है इस झिंगुर का नाम। तो जयंत विश्वास पर रखा गया है। इस नई प्रजाति की जो पहचान है जीनस ऑर्कोनिमस साइसोर 1897 के तहत की गई है। इस नई प्रजाति की खोज से झिंगुर की एक नई प्रजाति इंडिमस का जन्म हुआ है। झिंगुर की एक नई प्रजाति खुल गई है, जो आप देख सकते हो कि ये पूरी ब्लैक है। ये अलग अलग कलर्स के होते हैं और वो ब्लैक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये आवाज़ करते हैं। खासतौर पर बारिश के टाइम पे इनकी आवाज़ें जो होती है कहीं ना कहीं रातों में अजीब सी आवाज़ें करते हैं, तो काफ़ी बुरे होते हैं, इन्हें कोई अच्छा बोलता ही नहीं है। तो इनकी एक और नई प्रजाति अब मिल गई है छत्तीसगढ़ में जिनका नाम है इंडिमस जयंती। और ये जो नाम रखा गया है ये प्रोफेसर के नाम पर रखा गया है, प्रोफेसर जयंत विश्वास, जो कि प्रमुख गुफा खोजकर्ता में से एक हैं। और ये कहाँ पे पाए गए थे, क्वेश्चन बन सकता है कि ये कुर्रा गुफाओं में पाए गए थे। और 1897 के तहत इनकी जो है पहचान की गई थी जीनस आर्कोनिमस साइसोर के द्वारा। और इस नई प्रजाति की खोज से झिंगुर की एक नई उपजाति इंडिमस का जन्म हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू।